चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है और आपका स्वागत है मुद्रा एवं मौद्रिक नीति भाग 3। अब देखिए, लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग हमारे पिछले लेक्चर्स में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि सर लेक्चर के साथ प्लीज कृपया आप प्रश्न उत्तर अभ्यास भी करवा दीजिए, खासकर एमसीक्यू का अभ्यास करवा दीजिए। अब देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम भी यही मानते हैं कि यदि आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो प्रश्न उत्तर अभ्यास करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें भी पता है। इसीलिए अगले 2 से 3 दिनों में हम एक ऐसी प्रणाली लेके आ रहे हैं जिसमें आपका विधि पूर्वक एमसीक्यू अभ्यास करवाया जाएगा, विषय संबंधित एमसीक्यू अभ्यास करवाया जाएगा। तो जितने भी हम विषय कर रहे हैं, अर्थशास्त्र के, भूगोल के, राज्य व्यवस्था के, सबके जो जो विषय हैं, विषय संबंधित आपको एमसीक्यू मिलेंगे और आप फिर अभ्यास कर सकते हैं। तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, विधि पूर्वक हम करवाएंगे। हमने ये प्रण लिया हुआ है कि आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो, इसीलिए चिंता मत कीजिए, जरूर करेंगे वह भी। ठीक है, चलो फिर अब बिना किसी देरी के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मुद्रा एवं मौद्रिक नीति भाग 3। अब याद है आपको, मैंने कल के लेक्चर में आपको क्या कहा था कि भाग 2 सबसे ज्यादा मुश्किल है। यदि आप भाग 2 को लांघ गए तो भाग 3 तो कुछ भी नहीं है। तो आज का लेक्चर बहुत ही सरल होगा, ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ जाता है तो सदुपयोग करें कमेंट सेक्शन का, वहां बताएं क्या मुद्दा है, आपको क्या परेशानी है। चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं हम मुद्रा एवं मौद्रिक नीति। एक बार जो कल के लेक्चर में हमने किया था उस पे एक हल्की सी नजर डाल लेते हैं। ठीक है, देखो, पिछले से पिछले लेक्चर में हमने मुद्रा की अवधारणा की थी, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हम कर चुके हैं, मुद्रा की आपूर्ति के मापदंड हम कर चुके हैं, M0, M1, M2, M3, M4। मुद्रा गुणक क्या है या धन गुणक क्या है वो भी हम कर चुके हैं, और बड़ा रोचक सा था ना धन गुणक और धन के बीच का संबंध। चलिए, ये हम कर चुके हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण या साधन हम कर चुके हैं। हम कर चुके हैं कि आरबीआई किन साधनों का प्रयोग करके मुद्रा या मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन लाता है। तो आज के लेक्चर की जब हम शुरुआत करेंगे तो एक बार दोबारा से नजर डाल लेंगे मुद्रा नीति के, मौद्रिक नीति के उपकरण या साधन, जो कल हमने करा है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीआरआर, एसएलआर वगैरह। एक बार दोबारा से नजर डाल लेते हैं। फिर आज जो हम करने जा रहे हैं मुख्य रूप से वह है भारतीय रिजर्व बैंक भूमिका और संरचना। आज का जो लेक्चर होगा वह केंद्रित होगा भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर, और भारतीय रिजर्व बैंक के ही अंतर्गत एक समिति है जिसका नाम है मौद्रिक नीति समिति। इसकी शुरुआत 2016 से हुई है, तो इस पे भी नजर डालेंगे, क्योंकि आज के युग में भारत की मौद्रिक नीति की अगर हम बात करें तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इन दोनों उप विषयों से संबंधित होगा। पर शुरुआत करने से पहले, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम बात करेंगे मौद्रिक नीति के उपकरण, ऊपर ऊपर से बस नजर डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो साधन था आरबीआई के पास वह हमने करा था सीआरआर, आरक्षित नकदी निधि अनुपात। और मैंने आपको बताया था कि यदि सीआरआर में वृद्धि करता है आरबीआई तो मुद्रा की मात्रा जो हम मापते हैं M3 से, उसमें कटौती होती है। और यदि आरबीआई सीआरआर की मात्रा कम करता है, सीआरआर की दर कम करता है, तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, क्योंकि धन गुणक की मात्रा में वृद्धि होती है, हवा में धन की उत्पत्ति होती है। मैंने बताया था वो कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये हमने देख लिया। इन दोनों के बीच में विपरीतार्थक संबंध है या नकारात्मक संबंध है। फिर हमने एसएलआर किया था। एसएलआर का भी वही संबंध है मुद्रा की मात्रा के साथ। एसएलआर में अगर वृद्धि करता है एसएलआर दर में आरबीआई, तो M3 मुद्रा की मात्रा कम होती है, क्योंकि धन गुणक कम होता है। और जब एसएलआर में कटौती की जाती है आरबीआई द्वारा तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है ना, क्योंकि धन गुणक में वृद्धि होती है। पर एसएलआर को हमने थोड़े विस्तार से किया था, क्योंकि एसएलआर में हमने बात की थी सरकारी प्रतिभूतियां, जिन्हें हम G-Sec भी कहते हैं, है ना। G-Sec, सरकारी बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटीज, G-Sec कहते हैं। तो हमने सरकारी प्रतिभूतियों की अवधारणा से परिचित हुए थे हम,
है ना। तो मैंने आपको बताया था सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं। यह एक सुरक्षित निवेश साधन है जो बैंकों के पास उपलब्ध है। सुरक्षित किस लिए? क्योंकि सरकार कभी भी आपका पैसा लेके भागेगी नहीं। सरकार विजय माल्या नहीं है, सरकार नीरव मोदी नहीं है, सरकार मेहुल चोकसी नहीं है और ऐसे अन्य लोग जो पैसा लेके बैंकों का भाग जाते हैं। इसीलिए बैंकों को यदि कुछ पैसा अपना साइड पे रखना है, निवेश करना है, तो वह सरकारी प्रतिभूतियों में कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियां सुरक्षित हैं। सरकार के पास यदि पैसा नहीं है आपको वापस चुकाने के लिए, तो सरकार पैसा प्रिंट करके आपको दे देगी, पर आपको देगी जरूर, गारंटी लेती है सरकार। इसीलिए ये प्रतिभूतियां या ये जो निवेश के उपकरण हैं या जो निवेश के साधन हैं, यह सुरक्षित है। तो बैंक के पास जितने भी कुल जमा राशि आई है लोगों के द्वारा, उसमें से कुछ हिस्सा जो SLR से पता चलेगा, कुछ हिस्सा वह सरकारी प्रतिभूतियों में रख देता है, क्योंकि वहां पड़ा पैसा सुरक्षित है। पर सिर्फ सुरक्षित से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया था कि सुरक्षित के साथ साथ जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं वह तरल भी होनी चाहिए, है ना, तभी SLR में रखा जाएगा उसे। तो सरकारी प्रतिभूतियां तरल भी होती हैं क्योंकि इन्हें कोई भी खरीद लेता है। तो मैंने बताया था, यदि इस इंसान को जल्दी पैसा चाहिए, 1 साल 1 वर्ष से पूर्व पैसा चाहिए, तो यह किसी तीसरे इंसान को दे देगा। इसको जल्दी पैसा चाहिए तो यह किसी चौथे इंसान को दे देगा, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो सरकारी प्रतिभूतियां बाजार में बहुत जल्दी बिक जाती हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि सरकारी प्रतिभूतियां बाजार में बहुत जल्दी नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं। इसीलिए यह तरल है, चल निधि है ना। अच्छा, सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि प्रतिभूतियों की कीमत या बाजार मूल्य, जो तीसरे या चौथे इंसान को जिस मूल्य पे आप दे रहे हैं, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य और इसकी उपज का नकारात्मक या विपरीतार्थक संबंध है ना। बाजार मूल्य जितना ज्यादा होगा उतनी ही उपज कम होगी, जितना कम होगा उतनी ही उपज ज्यादा होगी। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको यह बात भी याद है। चलिए, फिर उसके बाद हमने बात की थी OMO की, है ना, खुले बाजार के परिचालन OMO। और OMO में क्या होता है? मुद्रा की मात्रा में वृद्धि या कटौती करने के लिए RBI सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता या खरीदता है। जब RBI को मुद्रा की मात्रा बढ़ानी है तो वह सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा लोगों से, क्योंकि खरीद के उन्हें मुद्रा देगा, पैसे देगा बदले में। बाजार में मुद्रा का स्तर या मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, और सरकारी प्रतिभूतियां बेचने से मुद्रा की मात्रा में कटौती होती है। और यही सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार के साथ आदान प्रदान जो RBI करता है, उसे ही हम OMO कहते हैं। फिर हमने बात की थी बैंक दर की। तो बैंक दर वह दर है जिस पे RBI बैंकों को पैसा देता है, ऋण देता है ब्याज पे, है ना। तो बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पे RBI बैंकों को ऋण देता है। बनती है बात। बस ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। अमूमन आमतौर पे जब भी बैंकों को RBI से पैसा चाहिए होता है, राशि चाहिए होती है ऋण के रूप में, तो उन्हें कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है। यदि बैंक कुछ गिरवी रख सकते हैं तो वह रेपो दर पे लेंगे, और अगर वो कुछ भी गिरवी नहीं रख सकते तो वह बैंक दर पे रखेंगे, है ना। और गिरवी किस चीज को रखते हैं? वह G-Sec को, है ना। यही हमने किया था। और हमने एक और चीज करी थी कि बैंक दर और MSF दर एक समान रहेंगी, एक ही रहेंगी, ठीक है। फिर हमने किया था LAF, चल निधि समायोजन सुविधा। इसके अंतर्गत हमने करा था रेपो, रिवर्स रेपो, और हमने करा था MSF, है ना, MSF। यह तीनों चीजें या ये तीनों दर LAF के अंतर्गत होती हैं। और वह भी मैंने आपको बताया था कि रेपो दर क्या है, रिवर्स रेपो दर क्या है, MSF क्या है। और RBI रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, MSF दर, MSF को हम कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा, इसके द्वारा जो कॉल मनी दर है, याद है कॉल मनी दर, भारित औसत कॉल मनी दर, उसमें उसको नियंत्रित करता है। क्योंकि
जब भी आरबीआई रेपो दर तय करता है, एमएसएफ दर तय करता है, रिवर्स रेपो तय करता है, तो वह कॉरिडोर भी तय कर देता है। इसी कॉरिडोर के अंतर्गत रहेगा आपका कॉल मनी दर या भारित औसत कॉल मनी दर। ठीक है, बस याद रखना कि जो अब थोड़ा सा परिवर्तन आ चुका है, खासकर 2022 के बाद, क्योंकि 2022 में आरबीआई एक और तरीका लेके आया जिसका नाम था स्थायी जमा सुविधा, एसडीएफ, और इसका प्रयोग अब रिवर्स रेपो की जगह करा जा रहा है। तो जो कार्य रिवर्स रेपो करता था उसकी जगह पे आरबीआई अब ज्यादातर इस साधन का प्रयोग कर रहा है, एसडीएफ साधन का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो अब जो आपकी कॉरिडोर है वह एसडीएफ से लेके एमएसएफ तक है। यह भी हमने किया था, है ना। हाँ, रिवर्स रेपो की सुविधा का भी प्रयोग कर सकता है आरबीआई, पर ज्यादातर इसका करता है क्योंकि इसमें एक फायदा है आरबीआई को, उसको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। जब वह पैसा लेता है बैंकों से तो उसे कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है ना। यह हमने किया था। अच्छा, इसमें मैंने बस आपको एक चीज नहीं बताई थी, वह मैं आज आपके साथ साझी करता हूं, और जब हम बैंकिंग क्षेत्र के लेक्चर लगाएंगे उसमें और अच्छे से हम उसे समझेंगे। याद रखना, आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता या कम क्यों करता है? आरबीआई रेपो रेट में बदलाव क्यों करता है? हमने करा है, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन लाने के लिए करता है, यह हम कर चुके हैं। पर आपको पता है, जब भी आरबीआई रेपो दर ऊपर नीचे करता है तो बाजार में जितना भी ऋण दिया जा रहा है भिन्न भिन्न प्रकार का, वह कार लोन भी हो सकता है, हाउस लोन भी हो सकता है, और बहुत तरीके का जो ऋण होता है, जितने भी ऋण दिए जाते हैं सभी पे जो ब्याज दर होता है उसका संबंध रेपो दर के साथ होता है। हां, ब्याज दर तमाम जितने भी ऋण हैं सबकी ब्याज दर रेपो दर जितनी नहीं होती, पर यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ा देता है तो तमाम सभी ऋण जितने भी हैं सबकी ब्याज दर बढ़ या कम सकती है। जैसे मान लीजिए रेपो दर चल रहा है 6% का, ठीक है, और कार लोन पे जो आपका ब्याज दर चल रहा है वह चल रहा है 10% का, और उपभोक्ता ऋण पे या हाउस लोन पे ब्याज दर चल रहा है 12% का। ठीक है, अब जैसे ही आरबीआई रेपो दर बढ़ाएगा आप देखेंगे कि कार लोन के ब्याज दर में भी वृद्धि हो रही है, हाउस लोन के ब्याज दर में भी वृद्धि हो रही है, और सभी ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है। तो जो बाजार ब्याज दर होता है ना, चाहे वो कार लोन हो, हाउस लोन हो, कुछ भी हो, सब में वृद्धि देखी जाती है रेपो रेट के साथ। और रेपो दर में जब कटौती होती है तो सभी में कटौती होती है, अपने अपने हिसाब से होती है, पर कटौती जरूर होती है। तो बाजार में जितना भी पैसा ब्याज पे दिया जा रहा है सबके ब्याज दरों में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा रेपो रेट के साथ, रेपो दर के साथ। ठीक है, और यह सिर्फ ऋण की प्रणाली के लिए सही नहीं है। आप बैंक में जब पैसा जमा करवाते हो तो बैंक भी आपको उसका कुछ ब्याज देता है। जब आप बैंक में एफडी करवाते हो तो भी बैंक आपको कुछ ब्याज देता है। तो रेपो दर जब बढ़ेगा एफडी का ब्याज दर भी आपका बढ़ जाएगा, तो आपको यहां फायदा होगा। हां, यदि आपको बैंक से ऋण लेना है वहां नुकसान हो जाएगा, है ना। खैर, यह चीज मैंने बड़ी जल्दी बता दी आपको। यह चीज हम बड़े विस्तार से करेंगे जब हम बैंकिंग प्रणाली करेंगे, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र की जो प्रणाली है उसको विस्तार पूर्वक अगर आपको समझना है तो ब्याज दर को तो समझना पड़ेगा। तो ब्याज दर का बैंकिंग क्षेत्र में जो ब्याज दर रहता है उसका रेपो दर के साथ क्या संबंध है वहां हम विस्तार से करेंगे। खैर, यह हमने कर लिया था। फिर अन्य उपकरण हमने किए थे। एलएएफ के अलावा चल निधि प्रबंधन की लिखितों में एक मुश्त खुले बाजार परिचालन, ओएमओ, विदेश मुद्रा स्वैप और बाजार स्थिरीकरण योजना। बाजार स्थिरीकरण योजना मैंने आपको बताया था कि विदेश मुद्रा स्वैप और एमएसएस बाजार स्थिरीकरण योजना को हम बाद में अच्छे से करेंगे, अभी बस इनके नाम रट लीजिए, और मुख्य चल निधि प्रबंधन साधन का भी नाम रट लीजिए बस। ठीक है, यहां तक हमने सभी साधन कर लिए थे। अब यह पाठ था, यह भाग था जो मुश्किल था, कठिन था। यह आपको समझ आ गया तो आज के लेक्चर में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो, अब यह भी हमने कर लिया था बैंक दर बनाम रेपो दर। आज हम बात करेंगे आरबीआई की। अब देखिए, आरबीआई के ना दो मुख्य उद्देश्य हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम आरबीआई से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, आरबीआई के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य से तो हम आरबीआई के परिचित हैं।
हम परिचित हो चुके हैं, उसका परिचय हम ले चुके हैं पिछले लेक्चर में, और वह है मौद्रिक नीति को तय करना। यह आरबीआई का मुख्य उद्देश्य है, मौद्रिक नीति को तय करना। और मौद्रिक नीति से मेरा क्या अभिप्राय है? मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन लाता है ना। और आरबीआई के पास मौद्रिक नीति के जो साधन है वह हम कर चुके हैं, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, ये हम कर चुके हैं। देखो, मौद्रिक नीति का संचालक आपके देश में आरबीआई है, इसीलिए आरबीआई को हम कहते हैं मौद्रिक प्राधिकर्ता। यह शब्द भी, इस शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं। तो याद रहे, जब भी आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पत्र है वहां पे यदि आरबीआई के स्थान पे मौद्रिक प्राधिकर्ता लिखा है तो आपने घबराना नहीं है, उसका मतलब आरबीआई ही है। देखिए, हर एक देश का अपना मौद्रिक प्राधिकर्ता है। भारत में मौद्रिक प्राधिकर्ता है आरबीआई, पाकिस्तान में है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अमेरिका में है फेडरल रिजर्व, है ना। ऐसे ही हर देश का अपना मौद्रिक प्राधिकर्ता है जिसका एक ही उद्देश्य है, एक तो नहीं बहुत उद्देश्य है, पर उसका एक मुख्य उद्देश्य यह है कि वह मौद्रिक नीति तय करे, है ना। तो क्योंकि भारत में आरबीआई मौद्रिक नीति तय करता है, इसलिए आरबीआई को हम मौद्रिक प्राधिकर्ता कहते हैं, ठीक है। पर आरबीआई का एक और उद्देश्य है। देखिए, हमारे देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसके लिए बैंकिंग क्षेत्र प्रणाली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना स्वस्थ बैंकिंग क्षेत्र प्रणाली के आपकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अर्थव्यवस्था को अगर आपको सुचारू रूप से चलाना है तो आपको अपने बैंकिंग क्षेत्र प्रणाली को स्वस्थ रखना पड़ेगा। अब देखिए, बैंकिंग क्षेत्र प्रणाली को यदि आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप जितने भी बैंक हैं आपके देश में उनके लिए कुछ नियम तय करेंगे, उनके लिए कुछ विधियां तय करेंगे, ताकि बैंक इन विधियों का, इन नियमों का सुचारू रूप से पालन करें और रखें पूरे बैंकिंग क्षेत्र को स्वस्थ। क्योंकि अगर बैंक अपनी ही चलाने लग जाएंगे तो बैंकिंग क्षेत्र का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और जब भी किसी देश में बैंकिंग क्षेत्र का स्वास्थ्य बिगड़ता है तब पूरी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। यह बात अमेरिका ने सीखी थी 2007-8 में। अमेरिका में 2007-8 में बहुत ही बड़ा बैंकिंग क्षेत्र में नुकसान हुआ था, बहुत ही बड़ा बैंकिंग क्षेत्र उनका चरमरा गया था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी 2007-8 में। और इतना बुरा असर पड़ा था ना सिर्फ अमेरिका पे पर पूरे विश्व पे कि उसका नाम रख दिया गया था वैश्विक वित्तीय समस्या। वो जो पूरी समस्या आई थी उसका नाम था वैश्विक वित्तीय समस्या, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहने लग गए थे उसको, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके देश में बैंकिंग प्रणाली जो है, बैंकिंग क्षेत्र प्रणाली है, तमाम जितने भी बैंक हैं सभी अच्छी विधियों का और अच्छे नियमों का पालन करें ताकि वह स्वस्थ रहें, है ना। अब देखिए, उन बैंकों के लिए नियम कौन तय करेगा, उन बैंकों के लिए विधियां कौन तय करेगा, और इस बात का ध्यान कौन रखेगा कि ये बैंक, सारे के सारे भारत देश में बैंक सभी विधियों का, सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखेगा आरबीआई। तो आरबीआई ना सिर्फ मौद्रिक नीति का संचालक है, परंतु आरबीआई आपकी जो बैंकिंग प्रणाली है उसका भी संचालक है। तो आरबीआई के मुख्य तौर पे दो उद्देश्य हैं, मौद्रिक नीति उसका उद्देश्य है और बैंकिंग प्रणाली उसका उद्देश्य है। आरबीआई इन दोनों का संचालक है और इसीलिए आरबीआई को हम इस नाम से भी जानते हैं। भारत में बहुत सारे बैंक हैं, परंतु आरबीआई को हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। इसे केंद्रीय बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वो बैंक है जो बाकी सभी बैंकों का ध्यान रखता है, बाकी सभी बैंकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है और इस बात का ध्यान रखता है कि बाकी सभी बैंक दी गई विधियों और नियमों का पालन कर रहे हैं। इसीलिए आरबीआई के यह दो नाम आपने याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में यदि प्रश्न पत्र में
मौद्रिक प्राधिकर्ता लिखा है, केंद्रीय बैंक लिखा है, तो आपने घबराना नहीं है, इसका अर्थ आरबीआई ही है। और हर एक देश के अपने केंद्रीय बैंक है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है। हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है जो बाकी सभी बैंकों का संचालन करता है, या संचालन नहीं, वह विधि पूर्वक अपना संचालन कर पा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखता है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। आरबीआई को ही इन्हीं दो नामों से जाना जाता है, और तमाम जितने भी देश हैं सभी के केंद्रीय बैंकों को हम वहां के मौद्रिक प्राधिकर्ता भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आरबीआई के इतिहास की, कि आरबीआई की शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए, आरबीआई की शुरुआत अंग्रेजी सरकार के दौरान हुई थी, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब इसकी शुरुआत रख दी गई थी। 1934 में भारत अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत था, है ना। तो 1934 में भारत में जितना भी बैंक है सभी विधि पूर्वक चले, और भारत में जितनी भी मुद्रा है उसका सही प्रकार से संचालन हो। इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि हमें एक केंद्रीय बैंक बनाना पड़ेगा, मौद्रिक प्राधिकर्ता बनाना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने एक कमीशन बिठाया जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, हिल्टन यंग आयोग। ठीक है, तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में हिल्टन यंग आयोग का गठन हुआ, और हिल्टन यंग आयोग ने सुझाव दिया कि भारत में एक केंद्रीय बैंक बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और तभी इन्हीं के सुझावों के आधार पे आरबीआई को बनाया गया। ठीक है, वैसे हिल्टन यंग कमीशन या हिल्टन यंग आयोग का एक और नाम है रॉयल कमीशन ऑफ मनी। ठीक है, रॉयल कमीशन भी कहते थे, क्योंकि ब्रिटेन में या आपके जो अंग्रेज हैं वह वहां पे जो भी चीज होती है उसके आगे रॉयल ही लगा देते हैं। ठीक है, खैर, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने इसका गठन किया था इसीलिए इसे रॉयल शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं। पर आपने याद रखना है, हिल्टन यंग आयोग 1934 में आरबीआई अधिनियम हुआ। ठीक है, आरबीआई अधिनियम पास हुआ, और आरबीआई अधिनियम के तहत आरबीआई का गठन हुआ। तो 1934 में हिल्टन यंग कमीशन ने अपने सुझाव दिए, उन सुझावों के आधार पे आरबीआई अधिनियम को पारित किया गया, और 1934 में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ। अब भारतीय रिजर्व बैंक का गठन तो हो गया, पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना काम करना कब से शुरू किया है? 1 अप्रैल 1935 से। तो 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई अपने कामों में कार्यरत हो गया। ठीक है, अच्छा, उस समय हिल्टन यंग आयोग ने आरबीआई का गठन क्यों किया? कुछ उद्देश्य तो रहे होंगे हिल्टन यंग आयोग के। तो उसके क्या उद्देश्य थे? एक तो बैंक नोटों के निर्गम को विनियमितता करना। ठीक है, निर्गमन को, बैंक नोटों का जो इशू है, बैंक नोट जो इशू किए जाते हैं उसको चलाना, कि भारत देश में बैंक नोट इशू हो। ठीक है, यह मुख्य उद्देश्य था। आज भी आरबीआई ही छापता है ना। मौद्रिक नीति को सुरक्षित करने की दृष्टि से रिजर्व बनाए रखना। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अपने पास कुछ रिजर्व भी रखता है, साइड पे पैसा भी रखता है, ताकि मौद्रिक नीति अच्छे से चलाई जा सके। तो जो हिल्टन यंग आयोग था उसने कहा था, देखो भारत में जरूरत है, एक तो बैंक नोट कैसे उनका निर्गमन होगा, उनको इशू कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमें केंद्रीय बैंक चाहिए, हमें मौद्रिक नीति के लिए केंद्रीय बैंक चाहिए, और देश में क्रेडिट यानी कि ऋण और मुद्रा प्रणाली को संचालित करने के लिए एक केंद्रीय बैंक चाहिए। ठीक है, तो इन 3 मुख्य उद्देश्यों के आधार पे यह सुझाव दिया गया कि आरबीआई का गठन होना चाहिए, और आरबीआई भी आज भी आरबीआई इन्हीं 3 मुख्य उद्देश्यों का पालन करता है, इनकी तरफ काम करता है ना। मुद्रा प्रणाली का संचालन करता है, देश में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है, ऋण प्रणाली का संचालन करता है। ठीक है, चलो, बड़ा आसान होगा आज का लेक्चर, कुछ भी नहीं है, याद रखने वाली, रट्टे मारने वाली चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आरबीआई के इतिहास से संबंधित हैं, आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है, जब अंग्रेजी सरकार हम पे राज कर रही थी, हम स्वतंत्र नहीं थे, तब भारत देश में पाकिस्तान भी था, जिसे हम भारत आज कहते हैं। पहले उसमें पाकिस्तान भी था, उसमें बांग्लादेश भी था, और आपको पता होना चाहिए उसमें म्यांमार भी था, बर्मा जिसे हम कहते हैं। ठीक है,
तो जो पूरा संयुक्त भारत था, अखंड भारत था, उसमें म्यांमार भी डाला हुआ था अंग्रेजों ने। पर 1937 में अंग्रेजों ने म्यांमार को अलग कर दिया। अब देखिए आरबीआई तो बन चुका है, ठीक है। जब आरबीआई बना था तब 1934 चल रहा था, तब तो म्यांमार भारत का ही हिस्सा था। तो आरबीआई का काम था कि वह म्यांमार की भी जो ऋण प्रणाली है, मौद्रिक प्रणाली है, उसका संचालन करे। पर 1937 में जैसे ही म्यांमार अलग हुआ, म्यांमार के लिए अलग से केंद्रीय बैंक नहीं बनाया गया। तो आरबीआई के बहुत सारे कार्यों में एक कार्य यह भी था कि उसने म्यांमार की भी मौद्रिक नीति और ऋण प्रणाली का संचालन करना है। यह कार्य आरबीआई ने अप्रैल 1947 तक किया। तो आरबीआई ने अप्रैल 1947 तक म्यांमार की भी नीतियां तय करी, मौद्रिक नीतियां, ठीक है। और 1947 तक ही भारत का हिस्सा पाकिस्तान भी था, इसीलिए पाकिस्तान की भी मौद्रिक नीति और ऋण प्रणाली तय करता था आरबीआई, या उसकी नीतियां आरबीआई तय करता था। फिर जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान ने जून 1948 में अपना केंद्रीय बैंक बना दिया, जिसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यह आपको पता होनी चाहिए। देखो, आपको पता है जब अंग्रेजों ने आरबीआई बनाया ना, तो आरबीआई सरकारी नियंत्रण में नहीं था, आरबीआई प्राइवेट था, ठीक है, सरकारी नियंत्रण में था ही नहीं। अब भारत स्वतंत्र होता है और आरबीआई अभी भी सरकारी नियंत्रण में नहीं है, तो इसीलिए एक ऐसे अधिनियम को पारित किया गया जिससे आरबीआई सरकारी नियंत्रण में आए, उसका राष्ट्रीयकरण हो, है ना, यह जरूरी था। अब यह हुआ 1949 में, ठीक है, 1949 में। और यह किस अधिनियम के तहत हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक स्वामित्व का हस्तांतरण अधिनियम। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है। अब क्योंकि रट्टे वाले एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं परीक्षाओं में, इसीलिए ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, इन्हें याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का भी राष्ट्रीयकरण हुआ है इस अधिनियम के तहत, और हुआ कब था? 1949 में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण जो आज के आरबीआई से संबंधित है। इतिहास से संबंधित जो भी आपको पता होना चाहिए वह अब आपको पता है। अब हम बात करते हैं आरबीआई की संगठनात्मक संरचना के बारे में, ठीक है। आरबीआई की संगठनात्मक संरचना क्या है? आरबीआई का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है कि उसमें कौन कौन सा अफसर है, कौन निर्णय लेता है, क्या क्या है वह, ठीक है। तो देखिए, आरबीआई के शिखर पे बैठा हुआ है केंद्रीय बोर्ड। आरबीआई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वह ये केंद्रीय बोर्ड लेता है, ठीक है। अब केंद्रीय बोर्ड में क्या है? आरबीआई के मामलों की पूरी निगरानी केंद्रीय निदेशक मंडल के पास है। अब देखिए, ये जो केंद्रीय बोर्ड है, केंद्रीय निदेशक मंडल है, इसके अंतर्गत बहुत सारे निदेशक हैं। कुछ निदेशक को हम कहते हैं आधिकारिक निदेशक, ठीक है, और कुछ गैर सरकारी निदेशक होंगे, गैर आधिकारिक निदेशक होंगे। जो आधिकारिक निदेशक होंगे, ऑफिशियल डायरेक्टर्स, वह 5 ही होंगे। एक तो आरबीआई के गवर्नर होंगे, ठीक है, आधिकारिक निदेशक, और 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होंगे। आपको पता है कि आरबीआई के शिखर पे हैं आरबीआई गवर्नर, ठीक है, जो आज शक्तिकांत दास जी चल रहे हैं, और उनके अंडर हैं, उनके नीचे हैं 4 डिप्टी गवर्नर, जिनके नाम, जिनके आर्टिकल कई बारी समाचार पत्रों में आते रहते हैं, जैसे माइकल पात्रा वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो जो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं और आरबीआई के जो गवर्नर हैं वह इस केंद्रीय बोर्ड में हमेशा शामिल होंगे, और उनको हम कहेंगे आधिकारिक निदेशक। अच्छा, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में कुछ गैर सरकारी निदेशक भी हैं। अब उन गैर सरकारी निदेशकों का चुनाव करती है भारतीय सरकार। भारतीय सरकार बताएगी कि कौन कौन से लोग गैर सरकारी निदेशक बनेंगे और केंद्रीय बोर्ड का या केंद्रीय निदेशक मंडल का हिस्सा होंगे, ठीक है। अब भारत सरकार को बोला गया है कि उन्होंने 10 निदेशकों का चुनाव करना है और उन्हें केंद्रीय बोर्ड में भेजना है बतौर गैर सरकारी निदेशक। तो भारतीय सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से 10 लोगों को नामांकित किया जाता है, ठीक है, 10 निदेशकों के रूप में। तो वह 10 निदेशक आते हैं। अच्छा, एक और चीज अभी हम आगे करेंगे। आरबीआई में एक तो है केंद्रीय बोर्ड, और आरबीआई में बहुत सारे स्थानीय बोर्ड भी हैं। 4 स्थानीय बोर्ड हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हैं। दिल्ली में एक है, मुंबई में एक है, कोलकाता में एक है, चेन्नई में एक है।
हर एक स्थानीय बोर्ड से एक एक इंसान भी नामांकित किया जाएगा, तो वह भी गैर सरकारी निदेशक के रूप में केंद्रीय बोर्ड में या केंद्रीय निदेशक मंडल में कार्यरत होगा। ठीक है, तो जो आपका केंद्रीय बोर्ड है उसमें 5 तो आधिकारिक निदेशक और 14 आपके गैर सरकारी निदेशक हो गए। ठीक है, अब केंद्रीय बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्रीय बोर्ड का कार्य आरबीआई के मामलों का सामान्य अधीक्षण और निर्देशन करना है। ठीक है, तो जो पूरा अधीक्षण और निर्देशन करने की जो जिम्मेदारी है वह केंद्रीय बोर्ड पे आती है। तो यह सबसे ऊपर रहता है, ये पूरे आरबीआई की जो प्रणाली है। आरबीआई में शिखर पे है केंद्रीय बोर्ड। अच्छा, केंद्रीय बोर्ड के अंदर होंगे स्थानीय बोर्ड। ठीक है, देश के 4 क्षेत्रों में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, देश के 4 क्षेत्रों के लिए एक स्थानीय बोर्ड, हर एक स्थानीय क्षेत्र के लिए एक स्थानीय बोर्ड दिया गया है। तो जो पूर्वी, जो आपके उत्तरी इलाके होंगे या उत्तरी क्षेत्र है, जो क्षेत्र है भारत का, उसके लिए एक स्थानीय बोर्ड है नई दिल्ली में। पश्चिमी क्षेत्र जो है उसके लिए स्थानीय बोर्ड है मुंबई में। दक्षिणी क्षेत्र जो है उसके लिए स्थानीय बोर्ड है चेन्नई में। और पूर्वी क्षेत्र जो है भारत का, उसके लिए स्थानीय बोर्ड है कोलकाता में। अब इनकी सदस्यता क्या होगी? देखिए, जितने भी स्थानीय बोर्ड हैं उसमें भी जो निदेशक होंगे वह भारतीय सरकार द्वारा ही नामांकित किए जाएंगे। बस याद रखना, हर एक स्थानीय बोर्ड में 5 लोग होंगे, 5 सदस्य होंगे। निदेशक नहीं हम इन्हें कहेंगे, सदस्य ही कहेंगे। ठीक है, निदेशक जो शब्द है वह हम केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं। यह सिर्फ सदस्य हैं। तो 5 सदस्य का चुनाव या उनको नामांकित किया जाएगा भारतीय सरकार द्वारा, और उनकी अवधि 4 वर्ष की ही होगी। 4 वर्ष बाद या तो वो रीअपॉइंट हो जाएं या हट जाएं, कोई और आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनका कार्य क्या है? 3-4 कार्य हैं इनके, जो जिसके लिए स्थानीय बोर्डों का गठन किया जाता है आरबीआई के अंतर्गत। जितने भी देश के स्थानीय मामले हैं, जैसे नई दिल्ली में बैठा स्थानीय बोर्ड देखेगा कि जो उत्तरी क्षेत्र है भारत का, वहां पे मौद्रिक प्रणाली या मौद्रिक नीति या बैंकिंग प्रणाली से संबंधित जो वहां के स्थानीय समस्याएं हैं वह केंद्रीय बोर्ड को बतलाएगा। तो केंद्रीय बोर्ड स्थानीय इलाकों पे या भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन पे नजर रख पाता है इन स्थानीय बोर्ड के द्वारा। तो स्थानीय बोर्ड क्या करते हैं? अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं मौद्रिक प्रणाली और बैंकिंग प्रणाली से संबंधित, वह केंद्रीय बोर्ड को बताते हैं, सलाह देते हैं। फिर स्थानीय सहकारी, कोऑपरेटिव और स्वदेशी बैंकों के आर्थिक और क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए है। देखिए, ज्यादातर जितने भी बड़े बड़े निर्णय होंगे वह केंद्रीय बोर्ड लेगा, पर केंद्रीय बोर्ड को पता होना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या चल रहा है। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो उन्हीं विभिन्न क्षेत्रों के जो सहकारी बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं और स्वदेशी बैंक हैं, लोकल स्थानीय बैंक हैं, उनकी क्या आर्थिक समस्याएं हैं, उनके क्या क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय बोर्ड में। तभी तो हमने करा था कि केंद्रीय बोर्ड में भी 4 निदेशक स्थानीय बोर्ड से आएंगे। इसीलिए आएंगे क्योंकि इन स्थानों का, इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी करना जरूरी है केंद्रीय बोर्ड में। और क्या इनका कार्य होगा? ये 2 तो इनके मुख्य कार्य है। तीसरा, जो कुछ भी इन्हें केंद्रीय बोर्ड कह देगा इन्हें करना पड़ेगा। तो केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है, यह इनके कार्य है या इनकी कार्यशैली है। ठीक है, अच्छा, अब 2 और चीजें देखिए। केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत 2 समितियां भी बनाई गई हैं। अब ये दोनों समितियां केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत ही आती हैं, इन्हें स्थानीय बोर्ड के अंतर्गत ना सोचिएगा। ये जो 2 समितियां हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, इनका अपना विशेष काम है। ठीक है, पर यह दोनों समितियां केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत ही आती हैं। समिति नंबर 1 है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, बीएफएस इसलिए लिखा हुआ है, वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड, वित्तीय पर्यवेक्षण। ठीक है, और जो आपका वित्तीय क्षेत्र है भारत का पूरा, उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं भारत के बैंक। तो मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग क्षेत्र की प्रणाली के लिए ही आरबीआई काम करता है। आरबीआई के 2 ही मुख्य उद्देश्य हैं, मौद्रिक नीति और बैंकिंग क्षेत्र प्रणाली का संचालन हो, विधि पूर्वक संचालन हो। तो बैंकिंग क्षेत्र का विधि पूर्वक संचालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे बेहतर हो सकता है, क्या समस्याएं आ रही हैं, यह
आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की एक विशेष समिति ही देखती है और उस समिति का नाम है वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड। ठीक है, इसका प्राथमिक कार्य वित्तीय क्षेत्र का पर्यवेक्षण करना है। बोर्ड का गठन नवंबर 1994 में हुआ था। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के तहत की समिति के रूप में किया गया था। तो याद रखिएगा, इसका गठन तो 1994 में हुआ है, परंतु यह केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत ही है। बोर्ड को आमतौर पर हर महीने बैठक करने की आवश्यकता होती है। हां, ये जो बोर्ड है, ये जो समिति है, हर महीने में एक बार तो जरूर बैठती है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया बैंकिंग प्रणाली विधि पूर्वक चल रही है नहीं चल रही उसके लिए समिति। दूसरी समिति किस लिए है? दूसरी समिति है भुगतान एवं निपटान प्रणाली के लिए, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। भारत देश में जो भुगतान प्रणाली है, पेमेंट प्रणाली है ना, जैसे आप देख रहे हो आजकल गूगल पे, पेटीएम, भारत पे वगैरह ये सब आ गया है ना, तो यह सारे निर्णय भी लिए होंगे। किसने लिए होंगे? आरबीआई ने कभी सोचा होगा इनके बारे में कि देखिए, यदि ऑनलाइन भुगतान को आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो इन सब साधनों का उपयोग करना पड़ेगा, तो उसके लिए आरबीआई कोई नीति लेके आया होगा वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो देखिए, आरबीआई जितने भी निर्णय लेता है जो भुगतान और निपटान प्रणाली से संबंधित होते हैं, उन निर्णयों को लेने के लिए केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत एक समिति है जिसका नाम है भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए बोर्ड। ठीक है, तो यह दो बोर्ड हैं जिनको आपने याद रखना है। इसे भी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के तहत समिति के रूप में गठित किया गया था। यह भारत में भुगतान प्रणाली के लिए सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है, सर्वोच्च। ठीक है, अच्छा, भारत में जो भुगतान और निपटान प्रणाली है उसके लिए भारत सरकार ने या भारतीय संसद ने कुछ नियम भी बनाए हैं और एक अधिनियम भी पारित किया है। तो भारत देश में जो भी भुगतान और निपटान प्रणाली है वह इस अधिनियम के तहत है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। तो सारी नीतियां, सभी निर्णय इस अधिनियम के अंतर्गत ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप इस अधिनियम का उल्लंघन करते हैं तो आप भारतीय संसद का उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। और वो तो हमारी जो राज्य व्यवस्था है, आप राज्य व्यवस्था की भी तो लेक्चर लगा रहे हो, आपको पता है कि राज्य व्यवस्था में आप कर चुके हो कि संसद बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके अधिनियमों को कोई नहीं टाल सकता। हां, कभी कभार सुप्रीम कोर्ट टाल सकता है, पर वो आप करोगे राज्य व्यवस्था में अच्छे से। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है और यही इकलौता तकनीकी विषय है आज के लेक्चर का। बाकी सब तो रटने वाला सरल सरल सी बातें थी। यह एक तकनीकी विषय है, बैलेंस शीट, आरबीआई का तुलन पत्र, बैलेंस शीट। ठीक है, तो उसको करते हैं। अब देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि मुद्रा को छापने का काम आरबीआई का है, पर आपने कभी सोचा है कि आरबीआई ये जो मुद्रा छापता है ये ऐसे ही छाप देता है? क्या मुद्रा छापन प्रणाली के कुछ नियम हैं, या बस ऐसे ही आरबीआई का जी करा तो उसने मुद्रा छाप दी, जब जी नहीं करा तो मुद्रा नहीं छापी? ऐसा नहीं है। मुद्रा छापन प्रणाली के बहुत सारे कुछ मुख्य नियम होते हैं जिनका पालन आरबीआई को करना होता है। यदि आरबीआई ऐसा ना करे और जब मन करे तब मुद्रा छाप दे, तब आप सबका मुद्रा पे से विश्वास डगमगा जाएगा। और जब लोगों का मुद्रा पे से विश्वास डगमगा जाता है तो मुद्रा मुद्रा ही नहीं रहती। ये हम कर चुके हैं, है ना। मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का विनिमय मूल्य हम सभी के विश्वास से आता है। अब जो मुद्रा हमारे देश में है उसमें हमारा विश्वास क्यों है? उसमें हमारा विश्वास इसलिए है क्योंकि हर एक नोट पे आरबीआई ने गारंटी ली हुई है। अब आरबीआई की उस गारंटी पे भी आपका विश्वास क्यों है? आपका विश्वास आरबीआई की उस गारंटी पे इसलिए है क्योंकि आरबीआई कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसी आस्तियां पड़ी हुई हैं, कुछ ऐसे एसेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, कि यदि आपका दी हुई मुद्रा से विश्वास डगमगा जाए तो वह मुद्रा मेरे पास ले आना, मैं उसके बदले उतने ही मूल्य के आपको कुछ एसेट्स दे दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि आरबीआई कहता है मेरे पास ये कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। यदि आपका इस 10 रुपए के नोट से विश्वास गिर जाता है, ठीक है, तो मेरे पास ले आना ये नोट, मैं 10 रुपए का आपको कुछ दे दूंगा। और आरबीआई कैसे, किस विश्वास पे कह सकता है कि वह आपको 10 रुपए का कुछ दे देगा? क्योंकि आरबीआई के पास आस्तियां पड़ी हुई हैं, एसेट्स पड़े हुए हैं। यदि आरबीआई के पास एसेट्स ना पड़े होते तो आरबीआई ये वचन ही ना दे पाता आपको जो वह हर नोट पे लिखता है।
वह दे ही ना पाता। उसके पास एसेट्स होना, आस्तियां होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी वह गारंटी ले सकता है। और आपको भी पता है कि आरबीआई के पास ये आस्तियां हैं, आरबीआई के पास ये एसेट्स हैं, तभी उसकी गारंटी में बल है, तभी आरबीआई की गारंटी में बल है और आपका विश्वास है। तो यदि आप 2000 रुपए का 100, 200, 500 कितने का भी नोट आरबीआई के पास ले जाएं, आरबीआई के पास ऐसी आस्तियां पड़ी हुई हैं जिन्हें वह आपको दे देगा यदि आपका विश्वास डगमगा जाए। तो इन आस्तियों के बल पे ही आरबीआई के जो वचन है, प्रण है, उसमें बल है। ठीक है, अब आरबीआई के पास कौन सी आस्तियां हैं, क्या क्या आस्तियां हैं? देखिए, आरबीआई के पास सोने के भंडार पड़े हुए हैं। तो यदि आपका 2000 रुपए के नोट पे से विश्वास चला जाए तो आप आरबीआई के पास 2000 रुपए ले जाना और आरबीआई आपको 2000 रुपए का सोना दे देगा। सोने में तो आपका विश्वास है, सोना ले जाओ। तो आस्तियों के रूप में आरबीआई के पास सोने के भंडार हैं। आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार है, डॉलर, यूरो, पाउंड, है ना। तो आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार है। यदि भारत के लोगों का रुपए पे से विश्वास उठ जाता है तो आरबीआई के पास ले जाना, आरबीआई विदेशी मुद्रा दे देगा। अब देखिए, आस्तियों के नाम पे, आस्तियों के रूप में आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूतियां भी हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जी सेक। और आपको याद है, जी सेक आस्तियों का ही काम करती हैं। यह आरबीआई की आस्तियां ही हैं, यह आरबीआई के एसेट्स ही हैं, क्योंकि यदि आरबीआई को पैसा चाहिए तो इन सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देगा, है ना। और यह सरकारी प्रतिभूतियां सुरक्षित क्यों है? क्योंकि सरकार गारंटी ले रही है कि हम पैसा लौटा देंगे, है ना। तो यह सरकारी प्रतिभूतियां भी आरबीआई की आस्तियां हैं। ठीक है, और देखिए सरकारी प्रतिभूतियों में क्या होता है, आरबीआई ने एक तरीके से सरकार को ऋण दिया हुआ है, यही सरकारी प्रतिभूतियां हैं। आरबीआई ने सरकार के अलावा किसी को भी यदि ऋण दिया हुआ है तो वह ऋण भी आरबीआई की आस्तियां बन जाएंगी। ठीक है, तो आरबीआई आपको पता है बैंकों को ऋण देता है, बैंक दर, रेपो दर वगैरह पे, और बहुत सारे लोगों को ऋण दे सकता है आरबीआई। तो वो जितने भी ऋण हैं वह आस्तियों का काम करेंगे, एसेट्स का काम करेंगे। देखिए, जो ऋण देते हैं ना बैंक आपको भी, वह भी बैंक के आस्तियां ही होती हैं, एसेट्स ही होती हैं। क्यों? क्योंकि बैंक उस ऋण पे ब्याज कमा रहा है, पैसा कमा रहा है ना बैंक उससे, तो वह बैंक की आस्तियां होगी, बैंक के एसेट्स हो गए वो, है ना। तो आरबीआई ने यदि किसी को ऋण दिया हुआ है तो आरबीआई उस पे ब्याज कमा रहा है, तो वह आरबीआई की आस्तियां हो जाएंगी। तो यह होती हैं आरबीआई की आस्तियां। ठीक है, परंतु आरबीआई के पास सिर्फ आस्तियां नहीं है, आरबीआई की कुछ देयताएं भी हैं, लायबिलिटीज भी हैं। और हमने मुद्रा वाले लेक्चर में, मुद्रा का जो भाग 1 था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जितना भी पैसा छपा हुआ है वह सब आरबीआई की देयता है। क्यों? क्योंकि उस पे आरबीआई ने अपना वचन दिया हुआ है कि यदि आपका इस कागज के टुकड़े में विश्वास नहीं है तो मेरे पास ले आना, मैंने आपको फिर उसके बदले कुछ देना है ना, उतने मूल्य का कुछ देना है। तो एक एक नोट जो भी आरबीआई ने छापा है वह आरबीआई की देयताएं हैं, कि आरबीआई को पता है कभी भी ऐसा समय आ सकता है जब ये मूल्य चुकाना पड़ेगा, है ना, तभी लोगों का विश्वास है। तो जितनी भी छपी हुई मुद्रा है सब आरबीआई की देयताएं हैं। तो आरबीआई की देयताओं की सूची में अगर हम जाएं तो देखेंगे प्रचलन में जो मुद्रा है वह आरबीआई की देयता है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यदि आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो तो वह पैसा बैंक की देयता बन जाता है, क्योंकि कभी ना कभी तो आप अपना पैसा निकालोगे, तो कभी ना कभी तो बैंक को आपका पैसा वापस करना पड़ेगा, तो वह बैंक की देयता होती है। इसी प्रकार आरबीआई में जितने भी जमा राशि जमा है, चाहे बैंकों द्वारा, चाहे भारतीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा, वह आरबीआई की देयताएं हैं। जब आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक कुछ पैसा जमा कर देते हैं तो वह आरबीआई की देयता होती है ना। उसी रूप में हम सरकारें, जितनी भी सरकारें होती हैं वह भी आरबीआई के पास जमा खाते रखती हैं, वह भी आरबीआई में पैसा जमा कराती हैं, तो पैसा तो सरकार का है ना, तो वह आरबीआई की देयता बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था जितनी छपी हुई मुद्रा है सभी आरबीआई की देयता है। अब देखिए, कुछ छपी हुई मुद्रा तो प्रचलन में है, बाजार में घूम रही है, पर कुछ छपी हुई मुद्रा बैंकों ने अपनी तिजोरियों में बंद करी हुई है, इसलिए वह बाजार में प्रचलन में नहीं है, पर छपी हुई तो है, इसीलिए आरबीआई की देयता तो है। इसीलिए आरबीआई की देयताओं की सूची में
चौथा पायदान हम देंगे बैंकों की तिजोरी नकद। तो बैंकों में जो छपी हुई नकद जमा है उनकी तिजोरियों में पड़ी हुई है उनके पास, वह भी आरबीआई की देयता है, क्योंकि छपी तो हुई है ना, बनती है बात। तो यह तुलन पत्र होगा, बैलेंस शीट होगी आरबीआई की। अब यह आपके लिए जानना महत्वपूर्ण क्यों था, यह बैलेंस शीट का परिचय लेना आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा, या मैं अब आपको परिचय दूंगा उस नोट छापन प्रणाली का जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था। नोट छापन प्रणाली, बिना नियमों के, बिना विधि के ऐसे ही आरबीआई छाप नहीं सकता। अब देखिए कैसे काम करता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, मान लीजिए आरबीआई चाहता है कि वह मुद्रा की मात्रा 100 रुपए से बढ़ा दे। अब उसके पास बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत सारे साधन हैं, हम देख चुके हैं, सीआरआर, एसएलआर वगैरह वगैरह वगैरह। पर आरबीआई चाहता है कि वह 100 रुपए का नोट छाप के प्रचलन में ला दे या बाजार में उतार दे। तो आरबीआई क्या करेगा, 100 रुपए का नोट छाप देगा, ठीक है। अब उसे बाजार में कैसे उतारेगा? ऐसे ही नहीं कि गाड़ी में जाएगा और वो जो एक सीरियल आया था, फर्जी सीरियल आया था, आप में से कईयों ने देखा होगा, अमेज़न पे सीरियल आया था एक, जिसमें वो गाड़ी में जा रहे होते हैं और नोटों की बारिश करवा देते हैं। गाड़ी चल रही है, पीछे से नोट गिराने लग जाते हैं, ठीक है। आरबीआई ऐसा काम तो नहीं करेगा। 100 रुपए उसने छाप तो दिए, पर ऐसे बाजार में फेंकने के लिए वो फेंक थोड़ी देगा। एक विधि पूर्वक प्रणाली का वो पालन करेगा। वो प्रणाली क्या है? देखिए, आरबीआई ने 100 रुपए छाप दिए, ठीक है। अब उसे बाजार में उतारने हैं। वो बाजार में कैसे उतारेगा? देखिए, या तो आरबीआई बाजार में जाके 100 रुपए का सोना खरीद लेगा। यदि आरबीआई ऐसा करता है तो आरबीआई के पास 100 रुपए अधिक का सोना आ जाएगा, ठीक है। मैं कहूंगा आरबीआई की आस्तियां या एसेट 100 रुपए से बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस 100 रुपए का सोना आरबीआई ने खरीद लिया। पर जब आरबीआई ने वह 100 रुपए का सोना खरीदा था तो बदले में ये 100 रुपए भी तो दिए होंगे। अब ये 100 रुपए बाजार में आ गए हैं, प्रचलन में आ गए हैं, और जैसे ही ये 100 रुपए प्रचलन में आ जाएंगे तो आरबीआई की देयताएं भी 100 रुपए से बढ़ जाएंगी, है ना, बनती है बात। तो आरबीआई ऐसे ही नहीं मार्केट में या बाजार में उतार देता, उसे कुछ आस्तियां खरीदनी पड़ती है, जिनको खरीद के वह 100 रुपए या जितनी भी मुद्रा प्रचलन में ले आता है, तो उससे उसकी आस्तियां भी बढ़ जाती हैं, और वो प्रचलन वाली मुद्रा उसकी देयताएं भी हैं, तो देयताएं भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। आरबीआई ये भी कर सकता है कि यही 100 रुपए लेके डॉलर खरीद लिया आरबीआई ने, ठीक है। तो जैसे ही आरबीआई डॉलर खरीदेगा तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार 100 रुपए से बढ़ जाएगा। जैसे ही उसका विदेशी मुद्रा भंडार 100 रुपए से बढ़ जाएगा तो उसकी आस्तियां 100 रुपए से बढ़ जाएंगी, परंतु उसकी देयताएं भी तो 100 रुपए से बढ़ जाएंगी, क्योंकि यह अब छपा हुआ नोट बाजार में उतर चुका है। वैसे ही आरबीआई ज्यादातर आमतौर पे यह तीसरी विधि का चुनाव करता है। अब इसमें क्या होता है, आरबीआई बाजार में जाके सरकारी प्रतिभूतियां खरीद लेगा। अब आरबीआई के पास 100 रुपए अधिक सरकारी प्रतिभूतियां आ जाएंगी, जिससे आरबीआई की आस्तियां 100 रुपए से बढ़ जाएंगी और आरबीआई की देयताएं भी 100 रुपए से बढ़ जाएंगी, क्योंकि प्रचलन में 100 रुपए आ गए, है ना। और ऐसे ही आरबीआई ऐसा भी कर सकता है कि वो जो 100 रुपए है वह किसी को ऋण के रूप में दे दे, तो उसकी आस्तियां बढ़ गई, ठीक है, और देयताएं भी बढ़ गई। तो आरबीआई को यदि मुद्रा बाजार में उतारनी है तो उसके बदले की कुछ आस्तियां खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि यदि आरबीआई ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, तो आरबीआई के पास व्यापक आस्तियां नहीं होंगी, और जब आरबीआई के पास व्यापक आस्तियां नहीं होंगी तो उस नोट पे जो आरबीआई ने वचन दिया हुआ है उस वचन में कोई बल नहीं होगा। और जब लोगों का विश्वास डगमगा जाए, क्योंकि उस नोट में बल नहीं है, उस नोट के वचन पे छपे हुए वचन पे बल नहीं है, जब लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा तो पूरी मौद्रिक प्रणाली चरमरा जाएगी और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसीलिए आरबीआई को यह करना पड़ता है, ठीक है। और आपने कभी सोचा है कि आरबीआई का, कई बार हम खबरों में पढ़ते हैं कि आरबीआई ने इस साल जितना पैसा कमाया उसका 30% सरकार को दे दिया, ऐसा सुनते हैं हम। तो आरबीआई पैसे कैसे कमाता है? पैसे कैसे कमाता है आरबीआई? ठीक है, यहां पे तो आरबीआई को ना लाभ हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। आरबीआई ने 100 रुपए का नोट छापा तो 100 रुपए उसकी आस्तियां बढ़ गई, 100 रुपए उसकी देयताएं बढ़ गई, तो आरबीआई को तो कोई फायदा नहीं हुआ,
ऐसा नहीं है, आरबीआई को फायदा होता है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए आरबीआई 100 रुपए का नोट छापता है और सोना खरीद लेता है, तो अब उसके पास 100 रुपए अधिक सोने का भंडार है, 100 रुपए अधिक आस्तियां हैं उसके पास, परंतु उसकी देयताएं भी 100 रुपए से बढ़ गई। अब मान लीजिए जो सोना उसने खरीदा है उसका मूल्य दुगना हो जाता है। मान लीजिए जो सोना आरबीआई ने खरीदा है उसके रेट बाजार में बढ़ जाते हैं, होता है ऐसा। मान लीजिए सोना दुगने दाम पे चला गया और आज सोना हो गया है 200 रुपए, मतलब 100 रुपए का सोना 200 रुपए का हो गया। यानी कि आरबीआई ने जो सोना खरीदा था वह 100 रुपए का था जब खरीदा था, पर आज 200 रुपए का हो गया। यानी कि उसके सोने के भंडार में 200 रुपए से वृद्धि हुई है, यानी कि उसकी आस्तियों में 200 रुपए से वृद्धि हुई है, परंतु उसकी देयताएं तो वहीं की वहीं खड़ी हैं, क्योंकि 100 रुपए के नोट पे थोड़ी चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है नंबर। 100 रुपए अगर यदि नोट पे लिखे हैं तो वही है, और यह 100 रुपए का नोट अब प्रचलन में है, तो 100 रुपए की उसकी देयताएं तो वहीं की वहीं खड़ी रहेंगी, परंतु उसके जो सोने का मूल्य है वह बढ़ गया, तो उसकी आस्तियां 200 से बढ़ी और उसकी देयताएं 100 से ही बढ़ी, तो 100 रुपए का उसे फायदा हो गया, है ना। ऐसे ही विदेशी मुद्रा भंडार के उदाहरण में भी होता है। यदि डॉलर का रेट बढ़ जाए तो आस्तियां ज्यादा हो जाएंगी, देयताएं वहीं की वहीं खड़ी रहेंगी। सरकारी प्रतिभूतियों के साथ तो बहुत फायदा होता है, क्योंकि देखिए सरकारी प्रतिभूतियां यदि आप 100 रुपए की खरीदते हो तो 1 साल बाद आपको 107 रुपए मिलते हैं। तो जब आपने 100 रुपए की सरकारी प्रतिभूति खरीदी तो आपकी देयताएं तो 100 रुपए से बढ़ी, परंतु 1 साल बाद आपको जो फायदा होगा वो तो 107 का होगा, तो ये 7 रुपए अधिक आपने कमा लिए, है ना। उसी प्रकार जब आरबीआई बाजार में मुद्रा उतारने के लिए अपनी देयताएं बढ़ा देता है 100 रुपए से 100 रुपए का ऋण देके, तो उसने 100 रुपए का तो ऋण दे दिया, ठीक है, उससे अब वो उसकी आस्तियां हैं, 100 रुपए से आस्तियां बढ़ी और देयताएं भी 100 रुपए से बढ़ी, पर उस ऋण पे वह ब्याज भी तो कमा रहा है, वह ब्याज तो एक्स्ट्रा है, पैसे कमा रहा है आरबीआई, तो आरबीआई पैसे ऐसे कमाता है, ठीक है। परंतु आरबीआई को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी उसकी देयताएं हैं कम से कम उतनी आस्तियां तो जरूर हों, नहीं तो मुद्रा पे छपे हुए वचन का बल गिर जाएगा, और जब बल तहस नहस हो जाएगा तो लोगों का विश्वास तहस नहस हो जाएगा। विश्वास तहस नहस हो जाता है तो मुद्रा नहीं रहती, क्योंकि आप ही के विश्वास पे टिकी हुई है मुद्रा। बड़ी ही लोकतांत्रिक चीज है मुद्रा, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, सभी के विश्वास पे, सबका साथ सबका विकास मुद्रा के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए यह चीज है, तो जो छापन प्रणाली है मुद्रा की, उसका जो प्रणाली है उससे अवगत होने के लिए आपको यह तुलन पत्र, रफ तुलन पत्र मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। हाँ, आरबीआई के पास जो असल रूप में तुलन पत्र है वह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैंने सरल रूप से आपको यह तुलन पत्र दिखा दिया, क्योंकि मैं आपको बस समझाना चाहता था छापन प्रणाली। अब आपको समझ आ गया, और अब आपको यह भी पता चल गया कि आरबीआई पैसे कैसे कमाता है, ठीक है। चलो, अब आरबीआई के विषय को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, पर अब हम रुख करते हैं आरबीआई की ही एक समिति पे जिसका नाम है मौद्रिक नीति समिति। अब देखिए, मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था 2016 में। उससे पहले मौद्रिक नीति समिति नहीं थी, तो जो मौद्रिक नीति थी उसका भार पूर्णतः आरबीआई के ऊपर था, कि आरबीआई के पास ही ये हक था और पूरा उसका जो उत्तरदायित्व था वह आरबीआई के पास ही था मौद्रिक नीति का, ठीक है। अब देखिए, मौद्रिक नीति का गठन किया क्यों गया? यदि आरबीआई इसका संचालन कर रहा था मौद्रिक नीति का, तो मौद्रिक नीति समिति का गठन क्यों किया गया? अब इसके लिए मेरी ये कुछ बातें ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नीति शास्त्र और शासन के विषय की पढ़ाई करते होंगे, उसके छात्र होंगे, और यह विषय है, हमारे बहुत सारे विश्वविद्यालय में कोर्सेज चलाए जाते हैं नीति शास्त्र और शासन से संबंधित। तो जितने भी विद्यार्थी हैं शासन और नीति शास्त्र के, वह इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जो सुशासन होता है ना, वह 2 स्तंभों पे टिका हुआ है, 2 मुख्य स्तंभों पे टिका हुआ है। स्तंभ नंबर 1 है पारदर्शिता और स्तंभ नंबर 2 है जवाबदेही। यदि किसी नीति में पारदर्शिता और जवाबदेही हट जाए
तो हम उसे सुशासन नहीं कहते। सुशासन के लिए यह दो चीजें अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अत्यधिक। ठीक है, तो जितनी जो भी आपकी नीति निर्माण प्रणाली है उसमें यदि पारदर्शिता नहीं है तो सुशासन नहीं है। नीति निर्माता कर्ता निर्माता जितने भी हैं, नीति निर्माता जितने भी हैं, यदि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है किसी के भी प्रति, जनता के प्रति, सरकार के प्रति, तो सुशासन नहीं है। सुशासन तभी है जब नीति निर्माण प्रणाली में पारदर्शिता है, नीति निर्माताओं की जवाबदेही है किसी के प्रति, तभी होगा सुशासन। नहीं तो करप्शन होगी, मुद्दे होंगे, समस्याएं होंगी, लूटा जाएगा, बहुत मुद्दे होंगे। अब देखिए 2016 से पहले जो मौद्रिक नीति थी, उसकी जो नीति निर्माण प्रणाली थी वह आरबीआई के अंतर्गत थी, और मैं आपको बता दूं उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई कैसे करता था? मौद्रिक नीति के निर्माण का जो उत्तरदायित्व था वह आरबीआई गवर्नर पे था, पूरा का पूरा। आरबीआई गवर्नर के पास पूर्ण हक है कि वह कैसी भी मौद्रिक नीति बना ले। अब वह जो मौद्रिक नीति बनाता था उस नीति निर्माण प्रणाली में कोई पारदर्शिता नहीं थी। आरबीआई गवर्नर क्या करता था? आरबीआई के अंतर्गत एक आंतरिक टीम का गठन करता था, ठीक है, उसको हम कहते थे तकनीकी सलाहकार समिति। तो आरबीआई के अंतर्गत एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन होता था, उसके सदस्यता भी आरबीआई गवर्नर ही उस पर निर्णय लेता था, वह निर्धारित करता था कि कौन कौन उसके सदस्य होंगे। अब वह जो तकनीकी सलाहकार समिति थी मौद्रिक नीति से संबंधित, वह जो भी सुझाव देती थी वह सुझाव पब्लिक डोमेन में नहीं थे। किसी को नहीं पता कि तकनीकी सलाहकार समिति क्या सुझाव दे रही है, किसी को नहीं पता। वह अपने हिसाब से सुझाव देती थी और वह सुझाव आरबीआई गवर्नर के पास जाते थे, और आरबीआई गवर्नर का मन अगर करता है तो वह उन सुझावों को मान लेता था, नहीं मन करता था तो अपनी दिल की कर लेता था। तो आरबीआई गवर्नर की कोई जवाबदेही नहीं थी, कोई जवाबदेही नहीं थी, और पूरी प्रणाली में कोई पारदर्शिता नहीं थी। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने बोला मौद्रिक नीति में सुशासन नहीं हो रहा है। नीति निर्माण प्रणाली में ना पारदर्शिता है, नीति निर्माताओं की ना कोई जवाबदेही है, तो सुशासन नहीं है। तो सुशासन लाने के लिए आपने मौद्रिक नीति समिति के गठन का सुझाव दिया। बहुत सारी समितियां बैठी, उर्जित पटेल समिति, रघुराम राजन समिति, सभी ने सुझाव दिया कि मौद्रिक नीति समिति बनानी चाहिए यदि आप मौद्रिक नीति प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही डालना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए 2016 में इसका गठन किया गया। इससे पूर्व आरबीआई का आंतरिक प्रणाली थी, आरबीआई का अंदर का मामला था कि वो जो चाहे वैसी मौद्रिक नीति का निर्माण कर सकती है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए मौद्रिक नीति का निर्माण क्यों होता है, मौद्रिक नीति के क्या मुख्य उद्देश्य हैं। दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो देखिए, मौद्रिक नीति इसलिए तय की जाती है ताकि मुद्रास्फीति जो है वह नियंत्रण में, मुद्रास्फीति नियंत्रित रहनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है। आप जानते हो मौद्रिक नीति में क्या होता है, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन लाया जाता है। तो मुद्रास्फीति में यदि आपको नियंत्रण रखना है तो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन लाना पड़ेगा। यदि मुद्रास्फीति ज्यादा है तो आपको मुद्रा की मात्रा कम करनी पड़ेगी, यदि मुद्रास्फीति कम है तो आपको मुद्रा की मात्रा ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। तो एक मुख्य उद्देश्य तो है मुद्रास्फीति नियंत्रण। दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है? दूसरा मुख्य उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि। अब देखिए, यह दो कारण हैं मौद्रिक नीति के। अब आर्थिक वृद्धि मौद्रिक नीति से कैसे तय होती है? देखिए, यदि आपको आर्थिक वृद्धि बढ़ानी है ना तो चल निधि ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, मुद्रा की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। यदि आर्थिक मंदी छाई हुई है तो आप मुद्रा की मात्रा बढ़ा देते हो, पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे का संचार होता है, पैसा ज्यादा होगा तो मांग बढ़ेगी, आर्थिक मंदी के बादल छंटने लग जाएंगे, है ना।
यह होता है। तो इन दो कारणों की वजह से ही मुद्रा की मात्रा तय की जाती है मौद्रिक नीति के तहत। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, यदि मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है, आर्थिक वृद्धि ठीक है, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है, यदि मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति पे नियंत्रण करना है तो मुद्रा की मात्रा कम करेंगे आप मौद्रिक नीति साधनों के जरिए, और यदि आर्थिक वृद्धि करवानी है, मंदी छाई हुई है, तो मुद्रा की मात्रा बढ़ा देंगे आप। ठीक है, जैसे ही आप मुद्रा की मात्रा बढ़ाएंगे मंदी के बादल छंटने लग जाएंगे। मुद्रास्फीति नियंत्रित करनी है, मुद्रा की मात्रा कम करें, यदि आर्थिक वृद्धि बढ़ानी है मुद्रा की मात्रा बढ़ाएं, और इन्हीं दोनों चीजों का ध्यान रखने के लिए मौद्रिक नीति तय की जाती है। अब पहले 2016 से पूर्व यह तय की जाती थी आरबीआई द्वारा, आरबीआई गवर्नर द्वारा। अब सुझाव के मुताबिक आपने मौद्रिक नीति समिति का गठन कर दिया। अब यह मौद्रिक नीति समिति ही मौद्रिक नीति से संबंधित निर्णय लेगी, कब मुद्रा की मात्रा बढ़ानी है, कब मुद्रा की मात्रा कम करनी है, और इसके उद्देश्य क्या होंगे कि मुद्रा की मात्रा ऐसी रखी जाए जिससे मुद्रास्फीति भी नियंत्रित हो और आर्थिक वृद्धि भी हो। इन दो मुख्य उद्देश्यों के लिए मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीति तय करेगी। और आप जानते हैं कि आरबीआई के पास क्या साधन थे मुद्रा की मात्रा ऊपर नीचे करने के? एसएलआर, सीआरआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एमएसएफ, एसडीएफ, ये सारी चीजें थी, है ना। तो इन्हीं सारे साधनों का उपयोग करेगा मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति करेगी इनका उपयोग। ठीक है, तो मौद्रिक नीति समिति का गठन इसलिए किया गया, दोबारा मैं बोल दूं, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके मौद्रिक नीति निर्माण प्रणाली में। ठीक है, चलो अब ये पूरा आपको समझ आ गया। अब बस हमने छोटी छोटी चीजें पढ़नी है और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मौद्रिक नीति समिति में पारदर्शिता लाई गई, कैसे जवाबदेही लाई गई, दोनों चीजें हम देखेंगे। मौद्रिक नीति समिति वित्तीय अधिनियम 2016 के माध्यम से आरबीआई अधिनियम में संशोधन के बाद बनाई गई 6 सदस्य समिति है। तो याद रहे मौद्रिक नीति समिति की सदस्यता 6 की है, 6 लोग होंगे इसमें। ठीक है, और इसे बनाने के लिए आपको आरबीआई अधिनियम में संशोधन करना पड़ा, वही 1934 का आरबीआई अधिनियम, उसमें संशोधन करना पड़ा। एमपीसी इसे कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका नाम, इसलिए एमपीसी कहते हैं। एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण की पिछली प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है, जिसमें आरबीआई गवर्नर का अपनी आंतरिक टीम की सहायता और सलाह के माध्यम से इस प्रणाली पे पूर्ण नियंत्रण था, और इसी वजह से आरबीआई गवर्नर का पूर्ण नियंत्रण था इस प्रणाली पे। इसी वजह से ना पारदर्शिता थी, ना जवाबदेही थी। इस प्रकार एमपीसी के रूप में एक समिति आधारित दृष्टिकोण के बारे में सोचा गया, ताकि मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण व्यवस्था में पारदर्शिता, ये एम हटा दीजिए, म हटा दीजिए, पारदर्शिता और जवाबदेही को जोड़ा जा सके। और मौद्रिक नीति प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही क्यों महत्वपूर्ण है? सुशासन के लिए। ठीक है, अब मौद्रिक नीति समिति के गठन के सुझाव बहुत सारी अन्य समितियों ने दिए हैं, उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा पत्र में, प्रश्न पत्र में आपसे यह एमसीक्यू पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। ठीक है, तो तारापुर समिति थी जिसने सुझाव दिया था, पर्सी मिस्त्री समिति थी, रघुराम राजन समिति थी, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काउंसिल, इसने सुझाव दिया था, और उर्जित पटेल समिति थी, जो शक्तिकांत दास से पूर्व गवर्नर थे ना आरबीआई के, उर्जित पटेल, उनकी भी एक अपनी समिति थी जिसने यह सुझाव दिया था कि मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाए। तो इन समितियों के नाम याद रख लीजिएगा, मैंने बोला था ना रट्टे वाला ज्यादा होगा। खैर, अब देखिए, आपको पता होना चाहिए मौद्रिक नीति ढांचा क्या है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। मई 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया, यह बात तो हमें पता चल गई है। ठीक है, अब मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या? आप ध्यान से सुनिए, जवाबदेही कैसे तय की जाती है। देखिए, हर 5 साल में, हर 5 वर्षों में भारत सरकार आरबीआई के साथ सलाह मशवरा करके यह तय करेगा कि मुद्रास्फीति की मात्रा कितनी होनी चाहिए। हर 5 वर्षों में आरबीआई सलाह मशवरा करेगा आरबीआई के साथ,
हर 5 वर्षों में भारत सरकार, याद रखिए भारत सरकार महत्वपूर्ण है, हर 5 वर्षों में भारत सरकार सलाह मशवरा करेगी आरबीआई के साथ और तय करेगी कि मुद्रास्फीति दर कितनी होनी चाहिए। अब 2016 में इसका गठन किया गया था। सो 2016 से लेके 2021 तक भारत सरकार द्वारा निर्मित किया गया यह मुद्रास्फीति का दर, देखिए 2016 से लेके 2021 तक भारत सरकार ने आरबीआई के सलाह मशवरे के बाद यह निर्णय लिया कि मुद्रास्फीति की दर होनी चाहिए 2% से 6% तक, और यह हम कर चुके हैं मुद्रास्फीति में, है ना। और कौन सी मुद्रास्फीति की दर 2 से 6% के बीच में होनी चाहिए? सीपीआई आधारित, वह भी सीपीआई ग्रामीण या सीपीआई शहरी नहीं, सीपीआई संयुक्त। तो सीपीआई संयुक्त आधारित जो मुद्रास्फीति होगी उसकी दर 2 से 6% होनी चाहिए। यह भारत सरकार आरबीआई के साथ सलाह मशवरा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति को बताएगी, और मौद्रिक नीति समिति को यह बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी इन 5 वर्षों में कभी भी मुद्रास्फीति की दर 2 से 6% से बाहर ना हो, ठीक है, हर 5 सालों में होगा। अब देखिए 2016 से लेकर 2021 तक यह अवधि पूरी हो गई 5 वर्षों की। अब दूसरी अवधि में भी भारत सरकार ने यही निर्णय लिया, जो है 2021 से लेकर 2026 तक। यह जो दूसरी अवधि है इसमें भी भारत सरकार ने कहा है मौद्रिक नीति समिति को कि आपको मुद्रास्फीति की दर इतनी ही रखनी है, ठीक है। तो 2016 से लेकर 2021 तक भी यही रखा गया था, और अब इन 5 सालों में जो अभी चल रहे हैं वर्तमान समय में, उसमें भी यही रखा गया है। पर आपको यह याद रखना है कि यह विंडो कौन तय करेगा? भारत सरकार आरबीआई के साथ सलाह मशवरे के बाद ही तय करेगी। तो भारत सरकार यह तय करके मौद्रिक नीति समिति को बता देगी। अब मौद्रिक नीति समिति की जिम्मेदारी है कि यह किया जाए, ठीक है। मुद्रास्फीति लक्ष्य धारा 45 जेडीए के तहत, जो आरबीआई अधिनियम में है 45 जेडीए, केंद्र सरकार आरबीआई के साथ परामर्श करके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्ष्य को 5 साल में एक बार निर्धारित करती है, हर 5 वर्षों में निर्धारित करेगी, और इसे सरकारी राजपत्र में भी अधिसूचित किया जाता है। याद है, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं ना सरकार के, वे सरकारी राजपत्र ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होते हैं, ठीक है। तो हर 5 वर्षों में भारत सरकार बता देगी कि क्या होनी चाहिए, और वो है उसे छाप देगी राजपत्र में, और इसे मुद्रास्फीति लक्ष्य माना जाएगा, जो मौद्रिक नीति समिति को जिसका पालन करना है। आरबीआई अधिनियम धारा 45 जेडीबी में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के गठन का प्रावधान दिया गया है, ताकि मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मौद्रिक नीति निर्धारित की जा सके, ठीक है। तो यह आरबीआई अधिनियम के तहत ही यह प्रणाली आपने बनाई है। आरबीआई अधिनियम में ही लिखा है कि भारत सरकार हर 5 वर्षों में यह करेगी, ठीक है। अब देखिए जवाबदेही कैसे तय होती है। अब देखना, पहले कुछ नहीं था ऐसा, पर मौद्रिक नीति समिति के आने से मौद्रिक नीति की या मौद्रिक नीति निर्माताओं की जवाबदेही आ गई। अब ध्यान से सुनिए, यदि औसत मुद्रास्फीति लगातार किन्हीं 3 तिमाहियों के लिए, किन्हीं 3 तिमाहियों का मतलब है 9 महीने, ठीक है, 9 माह या हम कह देते हैं, है ना, 3 तिमाहियां, क्योंकि एक तिमाही में 3 महीने होते हैं। तो यदि औसत मुद्रास्फीति लगातार 9 महीनों तक या 3 तिमाहियों तक नियंत्रण से बाहर है, नियंत्रण से बाहर का मतलब या तो 2% से कम है या 6% से ज्यादा है, लगातार 3 तिमाहियों तक यदि वह इस विंडो में नहीं आती है, वह केंद्र सरकार को निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट पेश करेगा। अब देखिए, यदि अपनी जिम्मेदारी नहीं पूर्ण कर पाता मौद्रिक नीति समिति, तो उसे केंद्र सरकार के प्रति उसकी जवाबदेही बन जाएगी, और 3 तिमाहियों बाद उसे लिखित में बताना पड़ेगा केंद्र सरकार को कि मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में वह असमर्थ क्यों रहे, क्या कारण थे इसके। बैंक द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाइयां, बैंक इसमें कौन होगा? आरबीआई, ठीक है। तो देखिए, यदि 3 तिमाहियों तक नहीं हो पाता है, नियंत्रण से बाहर है,
तो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही है और उस जवाब में, लिखित जवाब में लिखना है कि क्या कारण थे इस चीज के, फिर इसको नियंत्रण में लाने के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे, यह बताना पड़ेगा आपको। मौद्रिक नीति समिति को बताना पड़ेगा कि आरबीआई क्या कार्रवाई करेगा ताकि मुद्रास्फीति दर इस विंडो में आ जाए, और उस समयावधि का एक अनुमान जिसके भीतर प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाइयों का समयानुकूल कार्यान्वयन के अनुसार मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। सरल भाषा में इसे मैं बताऊं तो यह है कि उसे लिखित रूप में सरकार को बताना पड़ेगा कि कितने समय में मुद्रास्फीति की दर इधर आ जाएगी उनके कार्रवाई की वजह से। ठीक है, तो 3 चीजें लिखित रूप में बतानी पड़ेंगी यदि 3 तिमाहियों तक नहीं होता है ये। एक तो कारण बताने पड़ेंगे, आप क्या कार्रवाई करेंगे वह बताना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कार्रवाई के कारण कितने समय में मुद्रास्फीति वापस नियंत्रित हो जाएगी। यह तीनों जवाब लिखित रूप में देने पड़ेंगे। ठीक है, इससे जवाबदेही तय होती है। उससे पूर्व, इस प्रणाली से पूर्व आरबीआई गवर्नर की कोई जवाबदेही नहीं थी। यदि मुद्रास्फीति दर 15% भी हो जाए, आरबीआई गवर्नर अपने हिसाब से चलता था। ठीक है, तो ऐसे आरबीआई अधिनियम में संशोधन करके मौद्रिक नीति समिति का निर्माण हुआ और ऐसे उसकी जवाबदेही तय की गई। ठीक है, अब देखिए आ जाते हैं मौद्रिक नीति सदस्यता पे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि मौद्रिक नीति में कुल 6 सदस्य हैं, पर वह 6 सदस्य कौन होंगे। देखिए सबसे पहले तो जो चेयरमैन होंगे, ठीक है, इस समिति के, वह होंगे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, और इन्हें हम पेदन अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, जो भी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होगा वह अध्यक्ष होगा, इस समिति का सदस्य होगा। ठीक है, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर, ठीक है, डिप्टी गवर्नर जिसे हम कहते हैं। तो जिस डिप्टी गवर्नर के पास यह जिम्मेदारी होगी मौद्रिक नीति से संबंधित वह होंगे। फिर केंद्रीय बोर्ड द्वारा नियमित किए जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी, यह भी सदस्य होंगे। याद है, केंद्रीय बोर्ड मंडल जो है, केंद्रीय निदेशक मंडल जो है आरबीआई का, वह नामांकित करेगा एक नाम, एक अफसर होगा जो आरबीआई का, उसे भी तीसरा सदस्य बनाया जाएगा। तो 3 अफसर तो आएंगे आरबीआई से। इस 6 सदस्य की जो आपकी सदस्यीय समिति में 3 सदस्य आरबीआई से आएंगे। एक आरबीआई के गवर्नर होंगे, मौद्रिक नीति संबंधित जो कार्य कर रहे हैं डिप्टी गवर्नर या उप गवर्नर वह होंगे, और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामांकित एक अफसर होंगे आरबीआई के। ठीक है, अच्छा, बाकी 3 जो लोग हैं वह आरबीआई से नहीं होंगे, वह भारत सरकार द्वारा नामांकित किए जाएंगे। तो 3 सदस्य तो होंगे आपके आरबीआई से और 3 सदस्य आपके आएंगे भारत सरकार से। ठीक है, यह इसलिए किया गया क्योंकि अभी तक मौद्रिक नीति पे पूरा नियंत्रण आरबीआई का था, तो ताकि कोई बाहर का इंसान भी कुछ अच्छे सुझाव दे सके, इसीलिए इस समिति में 3 बाहर के लोग भी डाले गए हैं और वह भारत सरकार द्वारा नामांकित किए जाएंगे। वह कौन होंगे? अभी इस समय कौन चल रहे हैं? प्रोफेसर आशिमा गोयल जी चल रही हैं, जो इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान की हैं। प्रोफेसर जयंतार वर्मा है, डॉक्टर शशांक भिड़े हैं। यह 3 हैं, पर याद रखिएगा कि जो आरबीआई के अफसर होंगे उनकी कोई अवधि नहीं है। जब तक वह आरबीआई के अफसर हैं या गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर हैं, तब तक वह इस समिति के सदस्य हैं। जो यह 3 भारत सरकार द्वारा नामांकित किए गए हैं ना लोग, इनकी जो अवधि है, समिति में सदस्यता की जो अवधि है, वह 4 वर्ष की है। याद रखिएगा, हर 4 वर्ष में भारत सरकार 3 नए लोग नामांकित करती है। याद रखना, उपयुक्त में 4 से लेके 6 तक, चौथे से लेके 6 तक, यह 3 लोग 4 वर्ष की अवधि के लिए इस समिति के सदस्य रहेंगे। ठीक है, और हां, एक चीज और याद रखना, इस समिति के जो अध्यक्ष होंगे वह आरबीआई गवर्नर होंगे। ठीक है, और यह जो समिति है ना, यह जितने भी निर्णय लेती है वह मेजॉरिटी वोटिंग से लेती है। जो भी निर्णय होगा उस पर वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद जो भी मेजॉरिटी वोट होगा उसी के आधार पे आप निर्णय प्रकाशित करोगे बाहर। ठीक है, अब देखिए, एमपीसी मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करती है। अब देखिए, जो रेपो दर ऊपर नीचे होती है ना, वह एमपीसी द्वारा की जाती है।
और एमपीसी क्यों करता है? ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए, आर्थिक वृद्धि देखी जाए। ठीक है, इन दोनों चीजों के लिए मौद्रिक नीति तय करता है एमपीसी। और एमपीसी मौद्रिक नीति के लिए, मौद्रिक नीति निर्माण के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है ना, वह है रेपो दर। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा उपयोग रेपो दर का होता है। सीआरआर एसएलआर का होता है पर इतना नहीं जितना रेपो दर का होता है। तो अब ये मौद्रिक नीति समिति की जिम्मेदारी है कि कितना रेपो दर होना चाहिए ताकि मुद्रा की मात्रा उस हिसाब से हो जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित हो, आर्थिक वृद्धि हो। एमपीसी को साल में कम से कम 4 बार बैठक करनी पड़ती है। एमपीसी की बैठक के लिए कोरम 4 सदस्यों का है, यानी कि यदि एमपीसी में, मौद्रिक नीति समिति में 6 से कम सदस्य मौजूद हैं उस समय, तो एमपीसी की बैठक नहीं होगी। एमपीसी की बैठक होने के लिए कम से कम 4 सदस्य तो होने चाहिए, उसे कोरम कहते हैं। एमपीसी के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है और मतों की समानता की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक मत होता है। देखिए, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि एमपीसी एक निर्णय ले। एमपीसी में 2 निर्णयों पे चर्चा होती है। एक निर्णय का समर्थन करते हैं 3 सदस्य और दूसरे निर्णय का समर्थन करते हैं 3 सदस्य, तो ये तो टाई हो गया। यदि ऐसा होता है तो निर्णायक जो मत होगा वह होगा अध्यक्ष जी के पास, और अध्यक्ष जी कौन होंगे? आरबीआई गवर्नर। तो यदि टाई हो जाता है कि 3 सदस्य चाहते हैं ये हो, 3 सदस्य चाहते हैं ये हो, तो फिर जो आरबीआई गवर्नर चाहेंगे, अध्यक्ष जी चाहेंगे, वही होगा। उसे कहते हैं निर्णायक मत, कास्टिंग वोट अंग्रेजी में। मौद्रिक नीति समिति का प्रत्येक सदस्य प्रस्तावित संकल्प के पक्ष में या उसके विरुद्ध मतदान करने के कारणों को निर्देशित करते हुए अपना बयान लिखता है। अब देखिए, यहां से पारदर्शिता आती है। प्रत्येक सदस्य जो भी मत दे अपना, मान लीजिए कुछ सदस्य इस तरफ मत देते हैं, कुछ सदस्य इस तरफ मत देते हैं, प्रत्येक सदस्य का जो मत होगा वह मत उसने क्यों दिया है उसे कारण लिखने पड़ेंगे लिखित रूप में, और उन कारणों को प्रकाशित किया जाएगा जनता के लिए, ताकि जनता का एक एक आदमी यह जान सके कि मौद्रिक नीति समिति के इस इंसान ने यह मत क्यों दिया है, उसके कारण क्या है, वह कारण प्रकाशित किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता नहीं आती है ना, जो पुरानी विधि में नहीं थी, जब आरबीआई गवर्नर अपने हिसाब से तय करता था। हर एक सदस्य को कारण देने पड़ेंगे लिखित में। अब देखिए और कैसे पारदर्शिता आती है। बैंक एमपीसी के प्रत्येक बैठक के समापन के बाद उक्त समिति द्वारा अपनाए गए संकल्प को प्रकाशित करता है। अब देखिए, जब भी बैठक होगी ना, तो हर एक बैठक के बाद जो चेयरमैन साहब होंगे, जो अध्यक्ष जी होंगे, वह मौद्रिक नीति संकल्प सबके सामने बताएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर लिखित में उसे प्रकाशित करेंगे। तो हर एक 2 महीनों बाद या जब भी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक होती है, बैठक में क्या निर्णय लिए गए वह सबको बताने भी तो जरूरी है। तो उन्हें बताया जाता है एक स्टेटमेंट के द्वारा, और उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं मौद्रिक नीति संकल्प, मौद्रिक नीति संकल्प। ठीक है, तो जब भी बैठक खत्म होगी तो उस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं उसके लिए एक संकल्प लिखित रूप में लिखा जाएगा कि एमपीसी ने क्या क्या निर्णय लिए हैं, और उस संकल्प को लिखित रूप में प्रकाशित किया जाएगा। पारदर्शिता आई इससे। ठीक है, एमपीसी के प्रत्येक बैठक के 14वें दिन एमपीसी की कार्यवाहियों के कार्यव्रत प्रकाशित किए जाते हैं। यानी कि जो कुछ भी उस मीटिंग में, जो कुछ भी उस बैठक में घटित हुआ है, ठीक है, जो कुछ भी हर एक बैठक के 14 दिन बाद जो कुछ भी उस बैठक में घटित हुआ है वह सारा कुछ प्रकाशित हो जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, तो पारदर्शिता आ जाएगी। लोगों को पता चलेगा कि जो भी निर्णय लिए गए हैं, जो हमें पता चल रहे हैं मौद्रिक नीति संकल्प से, वह सारे निर्णय क्यों लिए गए हैं, कैसे लिए गए हैं, किस सदस्य ने क्या बोला, सब कुछ लिखित रूप से प्रकाशित होगा, हर कोई देख सकता है। आई ना पारदर्शिता? बिल्कुल आई। ठीक है, और जो बैठक के बाद मौद्रिक नीति संकल्प प्रकाशित किया जाएगा उसी में ही लिखा होगा कि रेपो दर कितनी होनी चाहिए, हमारी क्या कोशिश है, रेपो दर हम क्यों बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ उस संकल्प में होगा। पर उस संकल्प के साथ साथ
मौद्रिक नीति समिति की बैठकों की संपूर्ण कार्यवाही लिखित में प्रकाशित की जाएगी। तो यह तीन चीज, ये दोनों और यह हर एक सदस्य को अपने मत के कारण पेश करने पड़ेंगे। ठीक है, यह तीनों चीजें लेके आती हैं पारदर्शिता। और अभी हमने करा है सुशासन के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही दोनों महत्वपूर्ण है। तो इस प्रणाली के जरिए, इस प्रणाली के द्वारा आपने मौद्रिक नीति निर्माण में जवाबदेही और पारदर्शिता लगा दी। ठीक है, चलो अब देखिए, प्रत्येक 6 महीने में एक बार, ये एक और इनका काम है मौद्रिक नीति समिति का। हर 6 महीने में एक बार रिजर्व बैंक निम्नलिखित तत्वों से युक्त मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो हर 6 महीनों में एक रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। वह रिपोर्ट में क्या क्या होगा? पिछले 6 महीनों में मुद्रास्फीति की गतिशीलता और निकट अवधि की मुद्रास्फीति दृष्टिकोण की व्याख्या, कि पिछले कुछ समय में मुद्रास्फीति की दर कितनी तेजी से बढ़ रही थी और निकट अवधि में आने वाले कुछ समय में मुद्रास्फीति की दर क्या होगी और उसके कारण क्या होंगे। मुद्रास्फीति और विकास के अनुमान और जोखिम संतुलन। ठीक है, कि मुद्रास्फीति का अनुमान लगाएंगे आप हर 6 महीने में इस रिपोर्ट में कि मुद्रास्फीति कितनी जा सकती है। आर्थिक विकास की क्या दर होगी, आर्थिक वृद्धि की क्या दर होगी और क्या क्या जोखिम है आर्थिक विकास के रास्ते में और मुद्रास्फीति को कम करने के रास्ते में, वह बताने पड़ेंगे। अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करेगा आरबीआई इस रिपोर्ट में, जिसमें वास्तविक अर्थव्यवस्था, वित्तीय बाजार और स्थिरता, राजकोषीय स्थिति और बाहरी क्षेत्र शामिल हैं जो मौद्रिक नीति के निर्णयों पर असर डाल सकता है। मौद्रिक नीति के परिचालन प्रक्रिया के अधिकतम समीक्षा तथा अनुमान प्रदर्शन का आकलन, यह 6 की 6 चीज होंगी इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो हर 6 महीनों में एक रिपोर्ट होगी और जब भी बैठक होगी, बैठक के जस्ट बाद आप मौद्रिक नीति संकल्प देंगे। इससे पारदर्शिता अपनी पराकाष्ठा छू लेगी और जवाबदेही भी पराकाष्ठा छू लेती है, क्योंकि 3 तिमाहियों के बाद यदि नियंत्रित नहीं हो रही तो जवाबदेही है सरकार की प्रति। और ऐसा हुआ है 2022 में, आपको पता है जनवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक 9 महीने हो जाते हैं। सॉरी, नवंबर कह रहा हूं, सितंबर 2022 है ना। जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक 9 महीने हो जाते हैं। आपको पता है मुद्रास्फीति की दर जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक 6% से अधिक रही। यानी कि भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का उल्लंघन हुआ है। भारत सरकार ने कहा है मुद्रास्फीति 2 से 6% होनी चाहिए, परंतु मौद्रिक नीति समिति एमपीसी जनवरी से लेकर सितंबर तक यह नहीं कर पाया और मुद्रास्फीति की दर ज्यादा रही, 6% से भी ज्यादा रही। तो फिर लिखित में देना पड़ा जवाब भारतीय सरकार को, है ना। तो जवाबदेही थी ना, इसलिए हो पाया। पुरानी प्रणाली में यह जवाबदेही भी नहीं थी। तो इससे नीति निर्माण की जो प्रणाली है वह बेहतर हुई है, सुशासित हुई है। ठीक है, चलो अब देखो, जब भी बैठक होती है, बैठक के जस्ट बाद मौद्रिक नीति संकल्प प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, कि उस बैठक में क्या क्या मुख्य निर्णय लिए गए, और उस बैठक के उस संकल्प में एक और चीज प्रकाशित होती है। हर बैठक के बाद मौद्रिक नीति संकल्प में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी बताएगा कि उसका अब मौद्रिक नीति रुख क्या है। अब मौद्रिक नीति रुख पहचानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि अपने संकल्प में एमपीसी कहता है कि अब हम उदार मौद्रिक नीति इख्तियार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एमपीसी कुछ ऐसे निर्णय लेगा जिससे चल निधि या मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो। ठीक है, तो अपने संकल्प में यदि वह अपना रुख बताता है कि उसका उदार रुख है, उदार मौद्रिक नीति रुख है, उसका मतलब है कि आने वाले समय में और वर्तमान समय में भी एमपीसी मुद्रा की मात्रा बढ़ाने वाला है, जिसका अर्थ यह भी हो सकता है कि भविष्य में रेपो दर घटाई जा सकती है, क्योंकि रेपो दर जब आप घटाते हो मुद्रा की मात्रा बढ़ती है ना। रेपो दर घटाने से धन गुणक बढ़ता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। तो यदि अपने संकल्प में एमपीसी कहता है कि मेरा उदार रुख है, तो आप मान सकते हो कि भविष्य में या अभी
रेपो की दर घटाई जा सकती है, सीआरआर, एसएलआर सबकी दर घटाई जा सकती है, क्योंकि आरबीआई का उद्देश्य है, मौद्रिक नीति समिति का उद्देश्य है मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाए। और यह तभी होता है जब अर्थव्यवस्था में मंदी छाई होती है, क्योंकि मंदी से निजात पाने के लिए ही तो आप मुद्रा की मात्रा बढ़ाते हो। देखो 2020 और 21 में जब लॉकडाउन लगा था ना, तब मंदी के बादल छा गए थे भारत की अर्थव्यवस्था पे। इसीलिए आरबीआई ने उदार रुख इख्तियार किया, उदार मौद्रिक नीति का रुख किया, ठीक है। और उसी के चलते आरबीआई ने 2020 में और 2021 में लगातार रेपो दर घटाई, लगातार रेपो दर घटाई। कभी 2020 से पहले रेपो दर 6% के आसपास होती थी। आरबीआई ने अपनी हर बैठक में, जो 2020 और 21 में कई बैठकें हुई हैं, हर बैठक में रेपो दर घटाई है। घटाते घटाते उसे 4% तक ले गए थे। इतनी ज्यादा रेपो दर घटा दी थी, क्योंकि मंदी के बादल छाए हुए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था 2020-21 में, जिससे निजात पाने के लिए आपको मुद्रा की मात्रा बढ़ानी थी। इसीलिए आरबीआई ने उदार मौद्रिक नीति का रुख किया। परंतु अभी क्या चल रहा है? अभी मंदी के बादल नहीं छाए हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था या आर्थिक वृद्धि ठीक ठाक हो गई है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक हो गई है, परंतु अभी मुद्रास्फीति की समस्या बढ़ती जा रही है। अब मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा चल रही है। मैंने आपको बताया था पिछले साल जनवरी से लेकर सितंबर तक मुद्रास्फीति की दर 6% से अधिक रही, जिसकी वजह से आरबीआई को जवाब देना पड़ा भारत सरकार को। तो अब एमपीसी के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। इसीलिए उन्होंने अब जिस मौद्रिक नीति का रुख किया है उसको कहते हैं कठोर मौद्रिक नीति। अंग्रेजी में इसे कहेंगे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का अर्थ है कि आप चल निधि या मुद्रा की मात्रा कम कर रहे हैं, क्योंकि कम करने से मुद्रास्फीति नियंत्रित हो सकती है, ठीक है। तो अमूमन ऐसा ही होता है कि या तो उदार मौद्रिक नीति ही होती है या कठोर मौद्रिक नीति होती है। कभी कभी जब सब कुछ सही चल रहा है, मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में है और आर्थिक वृद्धि भी अच्छी खासी हो रही है, तो आरबीआई रुख करता है तटस्थ नीति का। तटस्थ नीति का मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ना हम मुद्रा की मात्रा बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, ठीक है। पर ऐसा कभी कभार ही होता है। तटस्थ मौद्रिक नीति होगी या तटस्थ मौद्रिक नीति का रुख होगा न्यूट्रल, यानी कि मुद्रा की मात्रा वहीं की वहीं रहने का उद्देश्य है आरबीआई का। अभी क्या चल रहा है? अभी कठोर मौद्रिक नीति चल रही है आरबीआई की, पर लॉकडाउन के दौरान उदार मौद्रिक नीति चल रही थी। और दोनों के कारण अब आपको पता चल गए। जब उदार मौद्रिक नीति का समय था तब मंदी के बादल छाए हुए थे, इसीलिए मंदी से निजात पाने के लिए उदार रुख करना पड़ा। अब मंदी तो नहीं है, पर मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है ना, निर्धारित दर से ज्यादा हो गया, 6% से ज्यादा हो गया, तो कठोर मौद्रिक नीति अपनानी पड़ेगी। इसीलिए जो पिछली बैठक हुई थी ना आरबीआई एमपीसी की, उसमें एमपीसी ने बैठक के जस्ट बाद जो वह मौद्रिक नीति संकल्प प्रकाशित करता है, उस संकल्प में लिखा है कि देखिए पिछले 2 सालों से हमने उदार मौद्रिक नीति का रुख किया था, परंतु अब समय आ गया है कि इस उदारता में कटौती लाई जाए। अब हम उदारता कम करने जा रहे हैं अपनी मौद्रिक नीति की, यानी कि 2 साल तक रख लिया उदारता, रख लिया उदार रुख, बढ़ा लिया जितना पैसा बढ़ाना था मुद्रा की मात्रा, परंतु अब मुद्रास्फीति ज्यादा हो गया, तो इस उदारता को कम करने का समय आ गया। यही शब्द प्रयोग किए थे एमपीसी के संकल्प में, इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया था, उदारता को कम करना, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। अब उसके तहत कठोर मौद्रिक नीति आ गई, उदारता को कम किया गया, मुद्रा की मात्रा कम की गई, ठीक है। तटस्थ में कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी में यदि आप नाम जानने चाहते हैं तो ये उदार को कहते हैं अकोमोडेटिव, ठीक है। कठोर को कहते हैं टाइट। तो यदि कहीं लिखा है अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, इसका मतलब उदार मौद्रिक नीति है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, तो उसे कहेंगे कठोर। न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस वही तटस्थ, ठीक है।
चलो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और हमारा मुद्रा एवं मौद्रिक नीति का विषय भी समाप्त होता है। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो 3 लेक्चर थे मुद्रा एवं मौद्रिक नीति से संबंधित, ये तीनों के तीनों अच्छे लगे हैं, क्योंकि बड़ा रोचक विषय है ये और आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं इससे। आप अर्थव्यवस्था को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हो, बैंकिंग प्रणाली को, आरबीआई को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हो, और जितने भी समाचार पत्रों में आर्टिकल्स आते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित, जहां भी रेपो दर की बात होगी, रिवर्स रेपो दर की बात होगी, मुद्रास्फीति की बात होगी, अब वह आर्टिकल्स आप समझ सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है ये क्या चीजें होती हैं। पहले शायद आपको नहीं पता था, इसलिए आपको ये भाषा ही नहीं समझ आती थी। उदार मौद्रिक नीति, रेपो दर, क्या होता है ये सब नहीं समझ आती होगी, पर अब आप समझ सकते हो। तो आधे अर्थशास्त्री तो आप आज ही बन गए। ठीक है, चलिए यही मेरा उद्देश्य था। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी को, और मैं कल आपसे मिलूंगा बैंकिंग क्षेत्र के विषय के साथ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।